नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई है, बाकी राज्यों में भी प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा है। अब हार पर मंथन के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल शाम 4 बजे एक बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शुक्रवार को देर शाम गुलाम नबी आजाद के घर कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जुटे। जो नेता शामिल हुए उनमें कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे। उधर आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है, दूसरे राज्यों पर भी अब उसकी नजर है और इसी सिलसिले में पार्टी ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। दरअसल विधानसभा चुनाव जल्द ही इस साल के अंत में होने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में इस बात की घोषणा की है। आज शिमला में वो मौजूद थे, वहां उन्होंने एक विजय रैली भी निकाली थी और पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश, वहीं शिमला में आज जाकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया और साथ ही ये भी बता दें कि नगर निगम के जो चुनाव होने हैं शिमला के अगले महीने, उसमें भी आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी। लोगों के लिए विधानसभा के अंदर आज मैंने डिक्लेयर किया है कि आम आदमी पार्टी 68 सीटें 68 सीटें सभी पे लड़ेगी, एक भी सीट को छोड़ेंगे नहीं और हिमाचल के अंदर पूरा फोकस करेंगे। जैसे पंजाब में किया था, जैसे पंजाब में जीत दर्ज कराई है, ऐसे हिमाचल के अंदर हम राजनीति के वोट नहीं मांगे। जनता दुखी हो चुकी है राजनीतिकों से, बीजेपी की राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से। एक बार कांग्रेस को वोट देते हैं, एक बार बीजेपी को वोट देते हैं, कुछ काम होता नहीं है। उधर पंजाब में आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता और पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल से राजभवन जाकर मुलाकात की। उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसे राज्यपाल ने मंजूर कर लिया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर 16 मार्च को शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में होगा। इससे पहले 13 मार्च को भगवंत मान अमृतसर में रोड शो भी करेंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। पंजाब दे राज्यपाल साहब नूं मिल के समर्थन पत्र जिहड़ा 91 विधायकों का वो असी सौंपिया ते उन्होंने खिड़े मत्थे इनू प्रवान किया ते 16 मार्च नू 12:30 बजे खटकड़ कलां विखे सौं चुक समागम होगा 16 मार्च नू 12:30 बजे। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ ही ओपी राजभर ने भले ही अपनी सीट जीत ली हो, लेकिन गठबंधन की हार की वो समीक्षा भी कर रहे हैं और इसके लिए वो मायावती से लेकर टिकटों के बंटवारे तक को जिम्मेदार बता रहे हैं। राजभर साहब जीते हैं। पहले सर आपको बधाई आपकी जीत की। 6 सीटें आई हैं, लेकिन योगी जी ने पटकनी दे दी आप लोगों को। मानते हैं कि नहीं मानते? योगी जी ने थोड़ा पटकनी दी है, जनता ने हमारे मुद्दे को नकार दिया। जिन लोगों को हम समझा पाए हमको 125 सीट दिए। और आप अगर पिछले इतिहास में जाएंगे तो हम लोग 29 से बढ़ा के 36% वोट पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाई है, उठाकर रिजल्ट देखिए 2%। ऐसा नहीं कि जनता ने हमको वोट दिया है, हमारे मुद्दे को पसंद किया है और कुछ कमियां हम लोगों की रही हैं। कुछ जगहों पर टिकट बंटवारे में हम लोगों ने कुछ गड़बड़ी हो गई कि कहीं से। ठीक है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अति आत्मविश्वास आप लोगों को भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे मैं नेवला हूँ, नाग को खत्म कर दूंगा, बीजेपी नाग है। आप योगी जी से भीख मंगवा रहे थे, तो ये सब सारे बयान भी उल्टे पड़ गए आप लोगों को। नहीं, हमारे बयान उल्टे नहीं पड़ गए। चुनाव के पहले बहुत बयान आते हैं। आप जैसे मोदी जी के बयान को देखिए, मोटरसाइकिल पे बम, हिंदू मुसलमान। अगर कहें हम तो जो हमको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है
जनता से नहीं। मायावती जी ने समाजवादी पार्टी को हराने में बीजेपी को जिता दिया और खुद हार गई। नहीं, मायावती कैसे जिता देंगे बीजेपी को? आप लोग भाई, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अच्छा लड़ा, मायावती का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, आप नहीं कर पाए और आपको भी बराबरी का मौका, ये नहीं कह सकते। वो कोई ट्रांसफर नहीं करता। मैं उदाहरण दूं, बलिया की बांसडीह में 25,000 पोलिंग वोट है और उनका प्रत्याशी 10,000 वोट पाता है। 15,000 क्यों नहीं पा सकता? वो नहीं लड़ रहा था चुनाव, लड़ रहा था चुनाव 10,000 वोट। समाज पार्टी का बेस वोट जो है, जो बेस वोट उसका होता है, प्रत्याशी लड़ा, अब उसका भी वोट कुछ हुआ नहीं मिला मान लिए, लेकिन उसके पार्टी का जो कोर वोट है वो 25,000 पोल है। उसने रिजेक्ट कर दिया बसपा को। कौन कर दिया? दिया वोट किसको? भाजपा को दे दिया तो क्या हो गया? तो वो क्या मत ठप्पा लगाए कि उसे वोट हाथी को ही देगा? क्या बात कर रहे हैं, ये लोकतंत्र है। आप जानिए तो नहीं, आप बहुत वीक डिफेंस है ये। अब ये बताइए कि आप सपा के साथी रहेंगे आगे की? फिर राजभर जी क्योंकि क्रांति लिखने चले गए, आप भाजपा को छोड़ दिए थे, तो इस बार फिर कभी मन हुआ तो भाजपा के पास चले गए आप? नहीं, देखिए, जहां पिछड़ों का हक लूटा जा रहा हो, जहां पिछड़ों दलितों का हिस्सा मारा जा रहा हो, जहां पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने लिखने से वंचित किया जा रहा हो, उनको छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति न दिया जा रहा हो, ऐसे जगह ओम प्रकाश राजभर इसी वजह से छोड़ के आया था कि हिस्सा लूटा जा रहा है, हमारा हक लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण लूटा जा रहा है, हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, तो फिर किस मुंह से वहां जाएंगे? राजभर जी, अब आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब राजभर जी का दायित्व उत्तर प्रदेश में क्या होगा? अखिलेश जी मुखिया हैं, चूंकि आप सब लोगों के, आप उनके सहयोगी हैं, आपका सम्मान भी काफ़ी है पार्टी में, आपकी सुनी भी जाएगी, अब 6 सीटें लेके आए हैं। आप राजभर जी क्या करेंगे? 36% वोट से उसको बढ़ा के 50% करने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे बता दें कि चौथी नंबर की पार्टी बन गई इनकी सुभाषपा, इनको 6 सीटें मिली हैं। बसपा और कांग्रेस से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गठबंधन में समाजवादी पार्टी के। फिलहाल राजनेता हैं, अपना तर्क दे सकते हैं, इनसे हम सवाल पूछते रहेंगे। फिलहाल सत्य यही है कि चुनाव सपा गठबंधन हार गई है, मेहनत की जाएगी, लेकिन ये कह देना कि बसपा की वजह से हारे, देखिए हम तो नहीं मानते हैं, ये चलता रहता है, इनकी तरफ से कह सकते हैं। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी की उपाध्यक्ष और उत्तराखंड चुनाव की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है और इस पर चर्चा की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से। लग ये रहा है कि बूथ के मैनेजमेंट से ज़्यादा जो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई थी, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए एक सियासी फ़ायदा उससे मिला है। देखिए, कांग्रेस में आप चाहे केंद्रीय नेतृत्व में देख लो, चाहे आप स्टेट के नेतृत्व में देख लो, उनके अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, आपस में विवाद चलता रहता है और वो समय समय पे मीडिया के माध्यम से पे और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से निकल के आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़े तो वो अपना चुनाव उसी तरह से तैयारी शुरू कर देती है कि हमें बूथ तक जाना है और बूथ को मजबूत करना है और हमें चुनाव जीतना है। इस उद्देश्य को लेके, इस लक्ष्य को लेके जब हम नीचे तक जाते हैं तो हम अच्छा कार्य भी कर लेते हैं और हमारे कार्यकर्ता बहुत सक्रियता से चुनाव में लग भी जाते हैं, उनका उत्साह भी बढ़ता है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो आप लोगों ने तोड़फोड़ भी काफ़ी की कांग्रेस को तोड़ने की? नहीं, तोड़फोड़ नहीं की, वो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपना विषय रखा और पार्टी ने उनका स्वागत किया। पुष्कर धामी हार गए। अगर इतना आप लोगों का बूथ मैनेजमेंट अच्छा होता तो पुष्कर धामी जो कि खुद मुख्यमंत्री थे वो अपनी सीट हार गए। नहीं, देखिए, आप जब से पुष्कर जी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, बहुत ही सरल, बहुत ही सज्जन हमारे नेता हैं, लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं और काम भी अच्छा उन्होंने किया। इसके पहले हमारे त्रिवेंद्र जी थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया। मैं तो बहुत योजनाओं के बारे में वहाँ पे बहुत गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई और उत्तराखंड को मजबूत करने का कार्य किया। लेकिन ये चुनाव था और चुनाव में हमारे धामी जी हर जगह जाके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब इसकी समीक्षा की जाएगी कि वो चुनाव वहाँ कैसे मिस हुआ। अच्छा, अब जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट आपके हैं वो खुद ही चुनाव हार गए हैं, तो अब ऐसे में क्या रणनीति होगी? पुष्कर धामी जी दोबारा बनेंगे, फिर उनको चुनाव लड़वाएंगे आप लोग?
देखिए, अभी हम लोग बैठेंगे और अभी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व बैठेगा, हम सब लोग बैठेंगे और उसमें विषय पे चर्चा होगी। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है वहाँ पे। अच्छा, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को लेकर तमाम सारे जो कयास हैं वो चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि रेखा वर्मा जी ने कहा कि बैठक होगी केंद्रीय नेतृत्व की और उसके बाद में पुष्कर धामी के भविष्य पर फैसला होगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। करोड़ों एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के खाता धारकों के लिए निराशा भरी एक खबर है। दरअसल सूत्र कह रहे हैं कि ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की एक बैठक हुई जो गुवाहाटी में हुई और उसमें 2021-22 के लिए ब्याज दर में कटौती की सिफारिश की गई है। उसे 8.5% से घटाकर 8.1% ब्याज दर करने की बात की गई है। तो पूरे पिछले वित्तीय साल में पीएफ खाता धारकों को 8.5% की ब्याज दर दी गई थी, लेकिन अब ये कम हो सकती है। अभी वित्त मंत्रालय की मुहर इस पर लगनी बाकी है, लेकिन ये जो खबर आई है ये सूत्रों के हवाले से आई है। हमारे ईपीएफ पे 8.10% ब्याज दर अनुमानित आय और अनुमानित आय के मुकाबले के लिए हमने रिकमेंडेशन करी और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इतना करने के बाद भी हमारा जो सरप्लस होगा, हमारा सरप्लस 450 करोड़ रुपया होगा। जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है ईपीएफ का, वो ये जो सिफारिश हमने करी है, हमारी सिफारिश करने के पीछे आधार ये है कि ट्रस्ट का पैसा सुरक्षित रहे, पर्याप्त सुरक्षा के साथ उच्च रिटर्न को संतुलित करते हुए विवेकपूर्ण निवेश के विकल्पों की तलाश करी जाएगी। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर जुड़ गए। हिमांशु, आखिर सरकार को इस कटौती की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, उसकी 3 वजह बताई गई है श्रम मंत्रालय द्वारा। पहली बात यह है कि मौजूदा वित्तीय साल में ईपीएफओ ने अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे इक्विटीज में, उसको लिक्विडेट करने का फैसला किया है और उसके जरिए जो रकम आई है और साथ ही जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जो निवेश रहता है ईपीएफओ कॉर्पस का, उससे जो ब्याज से जो कमाई हुई है, इन सभी का आकलन करते हुए बाजार के हालात को देखते हुए एक सबकी सहमति से एक फैसला स्टेक होल्डर्स की राय मशवरे के बाद ये लिया गया है। और सरकार की दलील ये है कि मौजूदा आर्थिक परिस्थिति जो है बाजार में और जो ईपीएफओ कॉर्पस की जिस तरह की कमाई हुई है इस मौजूदा वित्तीय साल में, उसको ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन एक सवाल ये जरूर उठ रहा है अंजलि इस पूरे फैसले के पीछे कि पिछले साल जब कोरोना के संक्रमण के दौर में आर्थिक विकास दर काफी नीचे गिर गई थी, उसके बावजूद सरकार ने 8.5% इंटरेस्ट रेट पीएफ सब्सक्राइबर्स को दिया था और अब जब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और आर्थिक विकास दर में भी रफ्तार दिख रही है, तो ऐसे समय पर ईपीएफ पर इंटरेस्ट रेट घटाने का फैसला सरकार ने क्यों किया, इसको लेकर बहुत सारे कर्मचारी निराश जरूर हैं जिन्हें उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था के हालात बेहतर होने की वजह से इस बार ब्याज दर में कुछ बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की जाएगी। अंजलि जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे कि सरकार की मंशा आखिर क्यों है ये कटौती की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। जबलपुर से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। हादसे में विमान के लैंडिंग फ्रंट व्हील को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसमें सवार सभी 35 यात्री सुरक्षित हैं। ये विमान दोपहर 1:30 बजे जबलपुर के डुमना विमानतल से रनवे पर जो वहां पर रनवे उस पर दौड़ रहा था, उसी दौरान उसका अगला पहिया रनवे से फिसल गया।
ओडिशा के खोर्धा जिले के बानापुर में बीजू जनता दल के निलंबित विधायक की गाड़ी की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायल होने वालों में बीजेपी के 15 कार्यकर्ता और कुछ पुलिसकर्मी शामिल हैं। गुस्साई भीड़ ने निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव पर जानलेवा हमला किया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का आरोप है कि प्रशांत जगदेव ने जानबूझकर भीड़ को टक्कर मारी। राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गोकुलपुरी गांव में झुग्गियों में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई और 33 झुग्गियां जलने से कई परिवार बेघर भी हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी गांव में इसी जगह पर बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग रहते थे। शुक्रवार रात करीब 1 बजे जब लोग नींद की आगोश में थे, तभी भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि झुग्गी में रहने वाले कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। करीब 33 झुग्गियां यहाँ पर जली हैं। ये देखिए, तमाम जो झुग्गियां हैं वो जलकर खाक हो गई हैं। खास बात यह है कि जब इस आग पर सुबह 4 बजे काबू पाया गया तो उसके बाद पुलिस ने यहाँ से 7 शव बरामद किए। आग लग गई थी हमारे यहाँ, बच्चे लेके हम खाली सर भागे। अच्छा। और साला हमारा जल गए, पैसे कौड़ी सब जल गए, वो सारा जल गया। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कौन लोग हैं? वो हमारी बहन है। हमारी बहन थी, उसके घर में 5 लोग की मौत हुई। 5 लोग की मौत हो गई और कुछ भग पाया, कुछ नहीं भग पाया, सब उसी में रह गए। सारे मतलब इसी परिवार के थे, वो एक ही घर के थे, वो जो 5 लोग मर गए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई घंटों की मशक्कत के बाद सुबह 4 बजे आग पर काबू पाया गया। घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 लोग एक ही परिवार के हैं। आग में बबलू, उसका बेटा शहंशाह, बहन रेशमा, भाई रंजीत और भाभी प्रियंका की मौत हो गई। हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसकी जांच जारी है। रात को लगभग 1 बजे गोकुलपुरी की झुग्गियों में आग की कॉल आई थी, जिसमें हमारे पुलिस के ऑफिसर और पुलिस की रिजर्व, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व तुरंत मौके पर पहुंची। जो रेस्क्यू इक्विपमेंट है उनके साथ में फायर ब्रिगेड से भी तुरंत संपर्क किया गया। फायर ब्रिगेड की मदद से 4 बजे तक आग को बुझा दिया गया। इसमें लगभग 30 झुग्गियाँ जली हैं और 7 लोगों की जान का नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक कुल 33 झुग्गियाँ जली हैं। दिल्ली सरकार ने सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वालों में जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें 10 लाख रुपए और मरने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं जिनकी झुग्गियों में आग लगी है उनको 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए और जिनकी झुग्गियां जली है हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और दिल्ली सरकार को आग की ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में। ये जो लगातार दिल्ली में आग लगने की घटनाएं हैं, उस पे आज मुझे सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि घटनाओं के बाद जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो रिपोर्ट नहीं आती। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।